हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी फंडामेंटल ऑफ स्टॉक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए स्टॉक्स के साथ आ चुके हैं जो कि है सुज़लोन एनर्जी। आज हम लोग इसका पूरा फिनेंशियली डाटा को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका चेक करेंगे कि इसका फिनेंशियली हेल्थ क्या है, ये क्या इसका परफॉर्मेंस है इसका। उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये कंपनी में हम लोगों को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर किस कंडीशन पर हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो फर्स्ट होगा रेशियो एनालिसिस देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, होल्डिंग्स एंड देन फाइनली हम लोग इसका आपका कंक्लूजन देखेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। हम लोग सुज़लोन के वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी वो 1995 में हुई थी। सुज़लोन जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो है विंड टरबाइन जनरेटर्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स का भी इनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। उसके बाद हम लोग इसका जो बिजनेस ओवरव्यू है उसको थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर एंड इज़ द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस में है, उससे रिलेटेड ये रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, इनका जो भी प्रोजेक्ट होता है उस पर इसका जो बिजनेस का मॉडल है वो डिपेंड करता है। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है वो विंड टरबाइन जनरेटर्स एंड सेल ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, इट हैज़ इंस्टॉल्ड 20+ गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी इन 17 कंट्रीज़। ये ऑलरेडी आपका 20+ गीगावाट का जो विंड एनर्जी वो इंस्टॉल कर चुकी है 17 देशों में। एंड 111+ विंड फार्म, इनका जो है 111 से ऊपर विंड फार्म है विद द कैपेसिटी ऑफ 13,880 मेगावाट। इस कंपनी का जो क्लाइंट पोर्टफोलियो है वो है आपका पावर सेक्टर से, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर से इनका जो क्लाइंट है वो आते हैं। तो ओवरऑल हम लोग थोड़ा कंपनी के बारे में जान लिए कि कंपनी क्या करती है, और हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं इसके रेशियोज़ के इधर में। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो रेशियो है, यहाँ मार्केट कैप का अगर बात करें तो ये 59,025 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करेंट प्राइस जो चल रहा है वो 43 रुपये 80 पैसा का इसका प्राइस चल रहा है। हाई इसने जो लगाया है वो 50 रुपये का हाई लगाया है, और लो जो है वो 7 रुपये 90 पैसे का लो लगाया है। दोस्तों, ये लो बहुत दिन पहले नहीं, लगभग 2023 के आसपास में ही ये लो लगा था। स्टॉक पी का अगर बात करें तो 119 का इसका स्टॉक पी दिखा रहा है। एज़ पर इंडस्ट्री का अगर पी बात करें तो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 42.9 का पी से ये इंडस्ट्री चल रही है, बट इसका जो पी है वो बहुत ही एक्सेस है, बहुत ही अधिक है। इतना पी स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली इसका पी अधिक होने के वजह से ही ये स्टॉक जो है वो 8 रुपये से सीधा 50 रुपये चले गई, और वापस अभी एक करेक्शन मोड में बना हुआ है। आगे देखते हैं इसका जो बुक वैल्यू है वो है 2.53 का बुक वैल्यू। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0 है, अभी तक इसने कोई डिविडेंड यील्ड का ऐसा कुछ नहीं है डाटा इसके पास। ROC की अगर बात करें तो ROC 20.8% का ROC है, जो कि बहुत ही अच्छा है, इसका प्लस पॉइंट है। ROE का डाटा यहाँ नहीं दिया हुआ है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 का फेस वैल्यू है इसका। प्रोमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो है 13.3% का। जनरली प्रोमोटर होल्डिंग जितना ज़्यादा होता है वो कंपनी उतना अच्छा हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन इसके केस में देख रहे हैं कि प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो 13% के आसपास का प्रोमोटर का होल्डिंग है। डेप्ट का अगर बात करें तो 146 करोड़ का अभी भी इसके पास डेप्ट बना हुआ है। डेप्ट टू इक्विटी का अगर बात करें तो 0.04% का इसका डेप्ट इक्विटी है। EPS जो है वो आपका 0.53% का EPS है, जो कि बहुत ही थोड़ा सा ख़राब है, कम है। ये थोड़ा ज़्यादा होने से बहुत अच्छा होता है। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो यहाँ 0 प्लेज है, कोई प्लेज नहीं है कंपनी का। पेग रेशियो का बात करें तो पेग रेशियो 6.99 का है, ये बहुत ही अधिक है, इसको हम लोग निगेटिव मार्किंग कर सकते हैं। बिट्टा की बात करें तो 62 पॉइंट का बिट्टा है। अर्निंग यील्ड 1.21% है। पिट्रोस्की स्कोर की बात करें तो पिट्रोस्की स्कोर 8 है। दोस्तों, पिट्रोस्की के अनुसार ये कंपनी गुड है। ठीक है, पिट्रोस्की स्कोर के हिसाब से। आगे अगर हम आपका रिटर्न ऑन एसेट का बात करें तो इसका जो एसेट है उस पर जो कंपनी रिटर्न ले रही है वो है आपका 2.87% का रिटर्न है, ये भी थोड़ा बहुत ही कम है। करंट रेशियो का अगर बात करें तो करंट रेशियो 1.97 का रेशियो है, ये मोटा मोटी ठीक ठाक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका मार्केट रेशियो के हिसाब से तो कंपनी थोड़ा एवरेज दिख रही है। बहुत इसका प्रोज एंड कॉन्स पे आ चुके हैं। प्रोज में देख सकते हैं कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी ने अपना डेप्ट बहुत रिड्यूस किया है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, लगभग ये डेप्ट फ्री हो चुकी है। डेटा डेज हैड इम्प्रूव्ड 92.6 to 71 डेज। ठीक है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 17.3 टाइम्स टू इट्स वैल्यू।
अपने बुक वैल्यू से ये 17 गुना ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है। प्रोमोटर होल्डिंग इज़ लो 13.3%, ठीक है। तो प्रोमोटर का तो होल्डिंग लो है ही, ये तो हम पहले ही बोल दिए, इसलिए ये कौन में आ चुका है। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹258 करोड़। दोस्तों ये थोड़ा चिंता का विषय है। आगे हम लोग इसका जब क्वार्टरली और पीएनएल देखेंगे तब वहाँ हम लोग देखेंगे इसका अदर इनकम क्या है। दोस्तों ये जो अदर इनकम होता है ना, ये किसी भी कंपनी का अगर अदर इनकम लगातार बढ़ रहा है तो ये कंपनी के लिए निगेटिव साइन होता है, क्योंकि कंपनी का जो अदर इनकम है वो उसका नेट प्रॉफिट नहीं है। कंपनी जो कोर बिजनेस से इनकम कर रही है वो अदर इनकम नहीं है। कोर बिजनेस से जो इनकम कर रही है वो नेट प्रॉफिट है, और ये अदर इनकम जो है वो लगभग हम थोड़ा सा बोल सकते हैं, हो सकता है कंपनी के पास बहुत सारा स्क्रैप्स पड़ा हुआ था, ठीक है, और भी कुछ था, उसको बेचने के बाद जो इनकम आया उसको हम लोग अदर इनकम बोलते हैं। उस तरह से और भी क्राइटेरिया है। तो ये इनकम जो है वो कंपनी का कोर बिजनेस से नहीं है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं। और आप लोग हर कंपनी का अदर इनकम पर नज़र रखिएगा कि इसका अदर इनकम कम हो जितना उतना अच्छा है। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई, कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो हाई लग रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर, कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो लोग अपना डिक्रीज़ किए हैं होल्डिंग्स को, जो कि है -4.7% के आसपास। क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं मार्च 23 में इसका जो सेल्स था वो था 1694 करोड़ का। उसके बाद जून 23 में ये सेल थोड़ा सा कम हो गया, 1351 करोड़ का हो गया। उसके बाद सितंबर में ये फिर से वापस थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, वो हो गया 1421 करोड़। और दिसंबर में ये सेल्स 1560 करोड़ का दिखाया गया, जो कि ग्रोथ में है, ठीक है। आगे इसका एक्सपेंस का अगर बात करें तो एक्सपेंस में भी आप देख सकते हैं कि लगातार ग्रोथ बना हुआ है, मतलब मैक्सिमम एक्सपेंस हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं मार्च 23 में 233 करोड़, जून 23 में इसका जो है वो 199 करोड़। यहाँ पर इसका एक थोड़ा सा माइनस हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। उसके बाद से सितंबर में ये वापस बढ़ गया और बढ़ के 225 करोड़ हो गया। और 2023 दिसंबर में ये इसका जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 248 करोड़ दिखाया गया है। अदर इनकम का अगर बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों अदर इनकम किस तरह से ये कंपनी फ्लक्चुएट करवाती है, ठीक है। जून 2022 में इसका जो अदर इनकम था वो 2472 करोड़ का अदर इनकम था, ठीक है। उसके बाद से ये थोड़ा कम हुआ, फिर मार्च 23 में इसका जो अदर इनकम है 257 करोड़ का अदर इनकम हो गया, ठीक है। और अभी जो दिसंबर 23 में दिखाई है क्वार्टर वाइज अदर इनकम वो है 9 का। तो दोस्तों अभी तो ये क्वार्टर वाइज चल रहा है, प्रॉफिट ईयर वाइज में हम लोग देखेंगे तब एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा हम लोगों को कि इसका क्या अदर इनकम है। आगे हम लोग देखते हैं इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देख सकते हैं मार्च 23 में 323 करोड़ था, जून में 101 करोड़ वो कम होके हो गया। उसके बाद से फिर ये थोड़ा सा बढ़ा, मतलब ना के समान है, सितंबर 23 में 102 करोड़, जबकि यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि सेल्स में अच्छा ग्रोथ हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था, बट जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका ईयर टिल डेट आपका दिसंबर 23 तक देखें तो 203 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई है क्वार्टरली, जो कि एक अच्छा सिम्टम है अभी के लिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में मार्च 23 में 320 करोड़ था, जो कि एकदम कम होकर जून में हो गया 101 करोड़, ठीक है। उसके बाद आपका सितंबर 23 में 102 करोड़, और अभी क्वार्टर वाइज दिसंबर में जो ये नेट प्रॉफिट दिखाई है वो है 203 करोड़ का। पीएनएल पे आ चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि आपका मार्च 2020 में जो इसका सेल्स था वो 2973 करोड़ का सेल्स था, और 2021 में ये जो सेल्स बढ़ के हो गया 3346 करोड़, बहुत ही अच्छा, यहाँ से इसका एक पॉजिटिव ग्रोथ हुआ। उसके बाद 2022 में ये सीधा डबल हो जाता है, सेल्स हो जाता है 6582 करोड़ का, ठीक है। यहाँ भी बहुत अच्छा इसका सेल्स रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं मार्च 23 में ये थोड़ा कम हो जाता है सेल्स, जो कि 6582 से कम होके 5971 का ये सेल्स देती है। और उसके बाद ईयर टिल डेट दिसंबर तक जो इसका सेल्स ग्रोथ था वो था 6027 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं मार्च 23 के बाद से इसका जो सेल है वो थोड़ा सा कम हुआ है सेल्स में, नहीं तो इसके पहले इसका जो सेल्स था वो बहुत ही अच्छा था, और उस हिसाब से इस डेट के बीच में कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है। 23 के बाद से जो इसका ग्रोथ हुआ वो बहुत अच्छा ग्रोथ था, और अभी जो है 6027 करोड़ का दिखाइए। अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करें तो इसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च में था वो था -856 करोड़। उसके बाद 2021 में ये थोड़ा पॉजिटिव हुआ, प्लस में 537 करोड़। 2022 में ये बढ़ के 537 900 करोड़ हो चुका था। उसके बाद से ये 2023 में थोड़ा कम हुआ, कम होने के बाद ये हो गया 833 करोड़, जो कि दिसंबर तक ये फिर एक बार इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, 904 करोड़ का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो ये 16%, 14%, 15% का हिसाब से ग्रोथ कर रही है। प्रॉफिट
प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि मार्च में जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर था वो माइनस में था, मतलब माइनस में चल रहा था ये कंपनी, ठीक है। इसका लॉस हो रहा था, माइनस 2684 करोड़ का लॉस था। 21 में ये 405 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती है। उसके बाद मार्च 22 में इसका कोई प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं होता है, मतलब ये पूरा नील था इसका। उसके बाद 2023 में इसने अचानक दिखाया 2892 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद इसका जो ईयर टिल डेट है वो 730 करोड़ का है। तो दोस्तों एक चीज़ आप देख सकते हैं, कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग कर रही है वो सेक्टर तो बहुत अच्छा है, आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला है, बट कंपनी का जो फिनेंशियल रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इसका स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है। ये कंपनी का स्टेबिलिटी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ये कंपनी ऐसा लग रहा है रिपोर्ट देखने के बाद कि अभी भी अनस्टेबल है। ये अपने को कोशिश कर रही है स्टेबल होने का, बट स्टेबल हो नहीं रहा है, ठीक है। किसी क्वार्टर में किसी ईयर में ये स्टेबल हो रही है तो इसका शेयर्स जो है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, वो बढ़ जा रहा है, और जब अनस्टेबल हो रही है तो फिर वो नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो फाइनेंशियल हेल्थ हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ही वीक दिख रहा है, कभी कभी स्ट्रांग दिख रहा है, वीक दिख रहा है। किंतु एक बात है दोस्तों, एक स्ट्रांग कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ होता है वो मैक्सिमम टाइम स्ट्रांग होता है, उसके बाद किसी क्वार्टर में वो वीक हो सकता है, लेकिन इसका ठीक अपोजिट है। इसका मैक्सिमम टाइम वीक दिख रहा है और ये कभी कभी स्ट्रांग हो रही है। इसका नेट प्रॉफिट को अगर हम लोग देख लेते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं मार्च में इसका 2692 करोड़ का लॉस था। उसके बाद मार्च 21 में 104 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर मार्च 22 में माइनस 177 करोड़ का इसका लॉस हुआ था। उसके बाद से अभी ये 726 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है दिसंबर तक। रिजर्व का अगर बात करें तो कंपनी के पास 2020 से कोई रिजर्व नहीं है, सब माइनस में चल रहा है, ठीक है। अभी ये 2023 में 690 करोड़ का अपने को एक रिजर्व दिखाई है, ठीक है। बोरोइंग्स का अगर बात करें तो कंपनी लगातार इसमें एक बोरोइंग्स लिए जा रही है, जो कि ये फिगर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो आपका माइनस 133 करोड़ का कैश फ्लो दिखा रहा है ये, ठीक है। 2020 में 8 था इसका कैश फ्लो, उसके बाद से ये 2021 में 180 हो गया, 180 करोड़ का कैश फ्लो हुआ। उसके बाद 2022 में 238 करोड़ का इसका कैश फ्लो था, बट 2023 में ये माइनस 133 करोड़ का कैश फ्लो इसका दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम लोग देखें तो यहाँ देख सकते हैं आपकी प्रोमोटर का जो होल्डिंग था 2017 में 21%, आज वो घट के हो गया है 13%, ठीक है। एफआईआई का जो होल्डिंग था मार्च 2017 में 11%, वो अभी बढ़ कर हो गया है 17%, अप्रॉक्स 18%। डीआई का जो होल्डिंग था 2017 में आपका 7% के आसपास, 8%, वो अभी घट के हो गया है 6% के आसपास, ठीक है। पब्लिक का जो होल्डिंग था 59%, वो थोड़ा सा बढ़ा है और बढ़ के हो गया है आपका 62% ईयर वाइज में। बट इसका फिनेंशियली हेल्थ का अगर बात करें तो फिनेंशियली ये कंपनी अभी राइट नाउ इस क्वार्टर मार्च तक ये थोड़ा वीक है। हो सकता है आने वाला क्वार्टर इसका थोड़ा स्ट्रांग हो तो कंपनी एक रिकवरी दिखा सकती है। वैसे अभी हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, शायद कंपनी इस क्वार्टर से थोड़ा रिकवरी दिखाए। रिकवरी दिखाने के बाद अगर हम लोग इसमें अपना होल्डिंग बनाते हैं तो वो एक बेटर डिसीजन होगा। बट ये होल्डिंग जो है आपका कुछ महीनों के लिए रखें, जब इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिखने लगे तो आप इसका प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, क्योंकि इसका फिनेंशियल और इसके फिनेंशियल पर आप नज़र रखिएगा, क्योंकि इसका जो फिनेंशियल है बहुत ही हौच पौच है, ये कभी प्रॉफिट कभी लॉस ये दोनों होता रहता है। तो नो डाउट दोस्तों आप लोग इसमें होल्डिंग बना सकते हैं अपना, क्योंकि ये जो सेक्टर में काम कर रही है वो बहुत ही अच्छा सेक्टर है। तो आने वाले समय में ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं एक ग्रोथ अपना दिखाएगा, लेकिन अभी करंट में इसका थोड़ा फिनेंशियली वीकनेस चल रहा है, तो उस चीज़ पर नज़र बनाइएगा। जैसे ही आपको ये फिनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग दिखने लगे आप इसमें अपना होल्डिंग बना के इसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।